नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमें विश्वास है कि आप लोग जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के बीच का समन्वय के बारे में जो हम 2 वीडियो पिछले दिन अपलोड किए हैं उसको ध्यान से सुने होंगे और उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को नोट भी किए होंगे। और एक बात और बता दें हम आप लोग को कि जो हम बात किए थे कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के बीच के समन्वय जो हम लोग देखे थे, नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक बात किए हैं करने के लिए। तो इससे संबंधित एक टेस्ट भी होगा 50 क्वेश्चन का, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। और हम पिछले वीडियो में बात किए थे इंदिरा गांधी के बारे में कि 1900 जो चुनाव 71 में हुआ था, हालांकि चुनाव 1972 में होना था, लेकिन इंदिरा गांधी जो है राष्ट्रपति से कहकर चुनाव 1 साल पहले करवा लेती है और 1971 में चुनाव करवा लेती है। और इस चुनाव में इंदिरा गांधी वाले कांग्रेस को जो है 352 सीटें प्राप्त होता है और इस बार इंदिरा गांधी को प्रचंड बहुमत मिलता है। अब देखिए, इंदिरा गांधी को जब बहुमत मिलता है इस तरह का, और हम बात किए थे कि इसमें जो कांग्रेस पुरानी है उस कांग्रेस को मात्र 16 सीटें मिली थी। तो जब इंदिरा गांधी को पूर्ण बहुमत मिल चुका है और साथ में कई राज्यों में जो है इंदिरा गांधी वाले कांग्रेस का सरकार बन गया है, तो यहाँ पर अब जो है संसद मजबूत स्थिति में है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट को मौन होना होगा। अब जो है इंदिरा गांधी सभी हिसाब को है बराबर करती है, चाहे वो गोलकगढ़ का मामला हो, प्रिवी पर्स का मामला हो, बैंकों का राष्ट्रीयकरण का मामला हो, सभी मामला को जो है एक एक कर हिसाब लेती है। यहाँ पर देखिए, जैसे ही 1971 में इंदिरा गांधी सरकार बनाती है तो वहां पर सबसे अधिक खतरा जो है इंदिरा गांधी की सरकार को वो है अमेरिका से, और कुछ खतरा चीन से ही बना हुआ है। और इधर पाकिस्तान जो है वो तंग किए हुए है बांग्लादेश को। तो इस कंडीशन में इंदिरा गांधी करती क्या है कि इंदिरा गांधी जो है यूएसएसआर से 25 वर्षों की संधि कर लेती है। ये रूस से जो है सोवियत संघ से 25 वर्षों की संधि करती है और बोलती है कि तू हमें अमेरिका और चीन से बचाना, बाकी हम देख लेंगे। तो सोवियत रूस से संधि करती है, 25 वर्षों का संधि करती है। और चूंकि इंदिरा गांधी सरकार पे यानी कि भारत पे सोवियत संघ का हाथ है, सोवियत रूस का हाथ है, तो ये करती क्या है कि दिसंबर महीने की बात है, दिसंबर महीने में मात्र 13 दिन का बात था और 16 दिसंबर 1971 को घोषणा किया गया कि लीजिए बांग्लादेश हुआ है, यानी कि 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से बांग्लादेश को जो है आजाद करवाती है युद्ध करके। तो यहाँ पर देखिएगा कि इस कंडीशन में जिस समय इंदिरा गांधी बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करवाती है, तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी के बारे में कहा था कि इंदिरा गांधी दुर्गा का अवतार है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि ऐसा बात नहीं बोले अटल बिहारी वाजपेयी, अब तो जिंदा है नहीं कि उनसे पूछे, लेकिन ऐसा बात है, कई जगहों पर मिलता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को बोला कि इंदिरा गांधी दुर्गा का अवतार है। यहाँ पर देखिएगा कि जो स्थिति लाल बहादुर शास्त्री को युद्ध के बाद उनकी जो छवि बनी थी, उसी तरह का छवि जो है अब इंदिरा गांधी का बन चुका है। इंदिरा गांधी का छवि भी उसी तरह का बन चुका है। बांग्लादेश को एक नया देश ही बना डाली, न चीन कुछ बोला न अमेरिका कुछ बोला, क्योंकि इस पे सोवियत संघ का हाथ था। और इस समय इंदिरा गांधी देखिए क्या करती है, जब बांग्लादेश आजाद होता है
तो इस समय इंदिरा गांधी लगातार संविधान में संशोधन करवाती है और 24वां संशोधन, 25वां, 26वां और 29वां महत्वपूर्ण है। 24वां, 25वां, 26वां और 29वां लगातार इंदिरा गांधी जो है संविधान में संशोधन करवाती है। तो यहां पर देखिएगा 24वां संविधान संशोधन जो है, एक 24वां संविधान संशोधन ये जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण से संबंधित है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण से संबंधित है। 24वां गोलकनाथ से संबंधित है। गोलकनाथ मामला से है। और 25वां है बैंकों का राष्ट्रीयकरण से। और 25वां संशोधन बैंकों का राष्ट्रीयकरण से है, जबकि 26वां संविधान संशोधन जो है प्रिवी पर्स की मामला से है। प्रिवी पर्स की मामला से है। तो एक कर देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे 24वां संविधान संशोधन का। तो 24वां संविधान संशोधन जो है वो गोलकनाथ मामला से है। इसमें देखिएगा 24वां संविधान संशोधन के तहत क्या करती है इंदिरा गांधी कि अनुच्छेद 13 का 4 जुड़वाती है। पहले अनुच्छेद 13 में 3 क्लॉज ही थे, अब ये अनुच्छेद 13 का 4 जोड़ती है। अनुच्छेद 13 में एक नया अनुच्छेद जोड़ती है, सब क्लॉज करती है। और उसके बाद अनुच्छेद 368 में, जो कि पहले से 2 ही पार्ट थे अनुच्छेद 368 के, उसमें अनुच्छेद 368 का 3 जुड़वाती है। यानी कि अनुच्छेद 13 का 4 जोड़ती है और अनुच्छेद 368 का 3 जोड़ती है। देखिए इसमें क्या करती है कि अनुच्छेद 13 के 4 में जोड़ती है और बोलती है कि इसका, अनुच्छेद 13 का 4 क्या बोलता है कि इसका जो है अनुच्छेद 368 से कोई संबंध नहीं है, साफ कर दी। और अनुच्छेद 368 के 3 में लिखा गया कि इसका संबंध जो है अनुच्छेद 13 से कुछ नहीं है। यानी कि इसमें कह दिया गया अनुच्छेद 13 के 4 में कि इसका संबंध अनुच्छेद 368 से नहीं है, और अनुच्छेद 368 के 3 में कह दिया गया कि इसका संबंध अनुच्छेद 13 से नहीं है। जो झगड़ा हुआ था और जो फैसला गोलकनाथ मामला में मिला था कि अनुच्छेद 368 जो है वो अनुच्छेद 13 के अंदर आएगा, और वहां पर का जो मामला पूरे शंकरी प्रसाद मिनरवा मिल्स मामला में जो भी फैसला था उसको पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट जो गोलकनाथ मामला में निर्णय दिया था उसमें कहा था कि अनुच्छेद 368 जो है अनुच्छेद 13 के अंदर ही आता है। इस तरह का बात किए थे। 368 जो है अनुच्छेद 13 के अंदर ही आता है। यानी कि संसद जो है संशोधन करके भी मौलिक अधिकार को सीमित नहीं कर सकता है। तो अब यहां पर क्या कर दी कि सीधे लिखवा दी कि अनुच्छेद 368 का संबंध 13 से नहीं है, और यहां लिखवा दी कि अनुच्छेद 13 का संबंध 368 से नहीं है। अर्थात अनुच्छेद 368 के तहत जब कोई संविधान संशोधन होगा, अनुच्छेद 368 के तहत जब संविधान संशोधन होगा तो उसे जो है कोई उसे चैलेंज नहीं किया जाएगा, उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा, यानी कि उस पे जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। अर्थात इसमें गोलकनाथ मामला को खारिज कर दिया गया। जो पहला टेंशन था इंदिरा गांधी का गोलकनाथ मामला, उसको निपटा ली संविधान का 24वां संशोधन के तहत। उसके बाद देखिए संविधान का 25वां संशोधन करवाई, इसमें बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मामला को सुलझाई है। इसमें क्या है कि संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था, जिसमें संशोधन कर नेहरू जी अनुच्छेद 31 का ए और 31 का बी डाले थे। क्योंकि अनुच्छेद 31 1 और 2 था, लेकिन संविधान का पहला संशोधन हुआ था तो नेहरू जी अनुच्छेद 31 का ए और बी जोड़े थे, और अब ए क्या कर दी
25वां संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 31 में अनुच्छेद 31 का सी जोड़ दी। अनुच्छेद 31 का सी जोड़ दी। याद कीजिए कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मामले में जो विवाद हुआ था उसमें केस करने वाले, सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था आरसी कूपर। आरसी कूपर। तो यहां पर जो अनुच्छेद 31 का सी जो जुड़वाई है इंदिरा गांधी, अनुच्छेद 31 का सी 25वां संविधान संशोधन के तहत उसमें था क्या? अनुच्छेद 31 का सी बोलता है कि यदि अनुच्छेद 39 का बी और सी यानी कि डीपीएसपी में जो अनुच्छेद 39 का बी और सी, यही तो झगड़ा शुरू से आ रहा है कि डीपीएसपी का अनुच्छेद 39 का बी और सी अगर सरकार यानी कि संसद लागू करना चाहे तो मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 के 1 का एफ का उल्लंघन हो रहा था। तो अनुच्छेद 31 के सी में इंदिरा गांधी साफ लिखवा दी कि यदि अनुच्छेद 39 का बी और सी, 39 के बी और सी के पक्ष में कोई कानून बनाया जाता है तो उसे अनुच्छेद 14, 19 का 1 का एफ और अनुच्छेद 31 के आधार पर चैलेंज नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 31 का सी में सिर्फ लिखा गया है, क्या बात लिखा गया है कि यदि अनुच्छेद 39 के बी और सी के तहत कोई कानून बनता है तो उसे मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 के 1 का एफ और अनुच्छेद 31 के तहत जो है उस पर चैलेंज नहीं किया जा सकता है। और साथ ही कंपनसेशन जो था, मुआवजा शब्द था, उस मुआवजा शब्द को भी हटा दी और वहां पर अमाउंट शब्द जुड़वा दिया। यानी ध्यान दीजिएगा, कंपनसेशन जो था, जो किसी का संपत्ति जो सरकार अपने कब्जे में कर रही थी और उसके बदले में जो उसको मुआवजा मिल रहा था, वो मुआवजा शब्द को ही हटवा दी है 25वां संविधान संशोधन से और उसमें लिखवा दी कि अब मुआवजा शब्द के जगह पर जुड़वा दी, अमाउंट जुड़वा दी और इसका निर्धारण सरकार करेगी। अमाउंट का निर्धारण भी सरकार करेगी और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के सारे रास्ते अब खुल गए। जो आरसी कूपर ले गए थे सुप्रीम कोर्ट में केस कि कंपनसेशन का सही उपयोग नहीं हो रहा है और हमें सही मुआवजा नहीं मिल रहा है, तो यहां पर 25वां संविधान संशोधन जो है करवा के एक झटके में जो है पूरे बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवा लेती है। उसके बाद देखना है 26वां संविधान संशोधन, यह है प्रीवी पर्स के मामले में। 26वां संविधान संशोधन यह है प्रीवी पर्स के मामले में। इसमें क्या करती है 26वां संविधान संशोधन के तहत क्या करती है कि प्रीवी पर्स के मामला में देखे थे कि अनुच्छेद 291, अनुच्छेद 362 और अनुच्छेद 366, ये 3 अनुच्छेद जो है देशी रियासतों से संबंधित था। तो इसमें क्या करती है 26वां संविधान संशोधन के तहत, जिसमें अनुच्छेद 291 और अनुच्छेद 362 में लिखा हुआ था देशी रियासतों के अधिकार क्षेत्र के बारे में जो कानून था, ये दोनों अनुच्छेद को ही हटवा देती है। 26वां संविधान संशोधन के तहत इन दोनों अनुच्छेद को हटवाती है और अनुच्छेद 366 के 22वां भाग में जो रूलर्स का परिभाषा था उस परिभाषा को चेंज करती है। हालांकि देखिएगा पहले बार में इसको भी हटवाई थी, लेकिन अब जो है 366 के 22वां भाग में जो रूलर्स का परिभाषा था उस परिभाषा को चेंज करवाती है और कहती है कि इसमें जिसको कुछ मिलता है वो नहीं होगा, जिसको कुछ मिलता था उसको शामिल किया जाएगा। यानी अब जो नए नए राजा हो रहे हैं उनको प्रीवी पर्स नहीं मिलेगा, जिनको मिलता था उनको मिलता था, मिलता है नहीं रहेगा। इस प्रकार एक झटके में पूरे राजा जो है रोड पे आ गए। यानी कि प्रीवी पर्स का मामला भी जो है सब डाली
और बहुत सारे पुराने जो है हिसाब इंदिरा गांधी चुकाई है। देखिएगा, जिस समय इंदिरा गांधी 26वां संविधान संशोधन की थी, उस समय देखिएगा कि सारा जो पुराना महल था देसी नस्लों का, वो सारा महल जो है होटल बन गए, हेरिटेज होटल बन गए। क्योंकि हेरिटेज होटल में बदल गए, क्योंकि राजा के पास खर्च चलाने के लिए पैसा, आमदनी का कोई सोर्स नहीं बच पाया था। क्योंकि पहले सरकार जो है एक बहुत बड़ी रकम प्रिवी पर्स के रूप में देसी रियासतों के शासकों को दे रही थी। अब जो है एक झटके में पूरे राजा जो है रोड पे आ गए। इंदिरा गांधी का स्पष्ट मत था कि सारी शक्ति संसद के पास होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं। आप देख रहे हैं झगड़ा शुरू से ही बना हुआ इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी न चाहती है कि संसद के कोई विपक्ष हमसे टकराए, न सुप्रीम कोर्ट हमारे मामले में दखल दे और न ही राष्ट्रपति हमारे मामले में दखल दे। तो इंदिरा गांधी का सबसे जो बड़ी सोच है, वो सोच है कि सुप्रीम कोर्ट, संसद और राष्ट्रपति हमारे मुट्ठी में हो। अब देखिएगा, संविधान का 29वां संशोधन जो करवाई उसमें क्या था। तो संविधान का 29वां संशोधन देखिए, 29वां संशोधन, इस संविधान का 29वां संशोधन जो है इसके तहत क्या की, हालांकि ये संशोधन हुआ था 1972 में। तो संविधान के 29वां संशोधन के तहत अनुसूची 9 में कई अन्य कानूनों को डाल दिया गया, जिसमें से केरला लैंड रिफॉर्म्स महत्वपूर्ण है। यानी कि केरल का भूमि सुधार 29वां संविधान संशोधन के तहत ही डाला गया था। नाम आया केरल का। तो यहीं पर केरल के मामला में केरल से संबंध रखते हैं केशवानंद भारती, यानी कि केशवानंद भारती का मामला जो है आया सामने। इस संविधान का 29वां संशोधन के तहत ही आया है, क्योंकि संविधान का 29वां संशोधन जो है 1972 में किया गया और इसके तहत जो है कई कानून को शेड्यूल 9 में डाल दिया गया। जैसा कि मालूम है आपको कि अगर कोई कानून अनुसूची 9 में डाल दिया जाए तो उस पे ना हाई कोर्ट और ना ही सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करता है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू इस पे नहीं होता है। अब सुप्रीम कोर्ट पर दबाव था, और सुप्रीम कोर्ट ताक में भी था, क्या करे। तो यहां पर सामने आया मामला केशवानंद भारती बनाम केरल राज। केशवानंद भारती बनाम केरल राज, क्योंकि देखिएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज 29वां संविधान संशोधन के तहत आया, क्योंकि 29वां संविधान संशोधन करके ही जो है केरल के लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को अनुसूची 9 में डाला गया था। और नेहरू जी जब संविधान का 17वां संशोधन किए थे तो उस समय पंजाब और राजस्थान के लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को अनुसूची 9 में डाले थे। तो उस समय गोलकनाथ का मामला सामने आया था। और हम बात पहले भी कर चुके हैं आप लोग से, जितना मामला आ रहा है इसके लिए अलग से हम बात करेंगे, चाहे वो मामला शंकरी प्रसाद का हो, गोलकनाथ का हो, मिनरवा मिल्स का हो, चंपकम दुराइजन का मामला हो, सारे मामला को हम अलग से देखेंगे और एक एक मामला को ढंग से समझेंगे। थोड़ा सा समझते हैं यहां पर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला को। इसमें देखिए केरल के शंकराचार्य के पद पर थे केशवानंद भारती, शंकराचार्य के पद पर थे केरल में केशवानंद भारती, और केरल में एक मठ था तो उस मठ के प्रधान थे केशवानंद भारती, उस मठ के प्रधान थे और उस मठ के फंड से कई काम हुआ करते थे और उसका जो बेनिफिट होता था वो मठ को मिला करता था। और यहां पर क्या है कि इंदिरा गांधी जो 29वां संविधान संशोधन करवाई उसके तहत जो है केशवानंद भारती का पूरा अधिकार जो है छीन लिया गया। तो केशवानंद भारती का मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा। देखिएगा यहां पर सुप्रीम कोर्ट में जो केस किया गया 29वां संविधान संशोधन के खिलाफ किया गया और इसमें
केस को मजबूत बनाने के लिए, इस केस में भी वकील है नानी पालखीवाला, ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी वकील है नानी पालखीवाला। तो केशवानंद भारती का जो सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया, उसका आधार बनाया गया 29वां संविधान संशोधन को अवैध बताया गया, और साथ में इस केस को मजबूत करने के लिए गोलकनाथ मामला को भी आधार बनाया गया, और साथ ही संविधान का 24वां, 25वां और 26वां संशोधन को भी आधार में लाया गया। तो केशवानंद भारती मामला का जो केस हुआ, एक केस एक मजबूत केस के रूप में सुप्रीम कोर्ट में गया। और चूंकि हम लोग बात किए थे कि संवैधानिक पीठ जो बोलते हैं हाई कोर्ट का, वो होता है 3 जजों का, और सुप्रीम कोर्ट का होता है 5 जजों का। और चूंकि गोलकनाथ मामले में जो बेंच बना था वो 11 जजों का बेंच था, और अब जो केशवानंद भारती मामला में जो बेंच बनेगा वो बेंच 13 जजों का बनेगा। आखिर क्यों बना 13 जजों का? ध्यान दीजिएगा, इसमें गोलकनाथ मामला को भी बेस बनाया गया है। और वहां पर हम लोग बात किए थे कि जब कोई केस पुरानी मुद्दे को, पुरानी केस को भी रिव्यू में लाता है, तो इस बार जो बेंच बनता है वो पहले वाले से लंबा होता है। तो चूंकि गोलकनाथ मामला में 11 जजों का बेंच था, इसीलिए केशवानंद भारती मामला में जो है 13 जजों का बेंच बनाया गया। तो 13 जजों का बेंच बना, खूब सुनवाई हुई, कई दिनों तक सुनवाई होती रही, और इसका फैसला जो है लगभग 709 पेज का फैसला आया। 709 पेज का फैसला आया, और अंत में जो है ये मामला जो है 7-6 से निर्णय दिया गया। 7-6 से निर्णय हुआ, और ये निर्णय जो आया था ये आया है 24 अप्रैल 1973 को। 24 अप्रैल 1973 को यह निर्णय दिया गया। कितना से? 7-6 से यह निर्णय हुआ। ध्यान दीजिएगा, जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया, सुप्रीम कोर्ट के पास गया, तो सुप्रीम कोर्ट के जज परेशान है, सुप्रीम कोर्ट के जज परेशान है। उनको लग रहा है कि ये बात अपने आप में सही भी है, संविधान संशोधन की शक्ति संसद के पास है, और यदि मूल अधिकारों की वजह से, अगर मूल अधिकारों की वजह से राज्य ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, चूंकि देख रहे थे कि जब राज्य अनुच्छेद 39 के बी और सी को जब लागू कर रही थी, तो मूल अधिकार जो है सामने आ रहा था अनुच्छेद 19 के 1 का एफ और अनुच्छेद 31। तो यहां पर देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज लोग विचार कर रहे हैं कि अगर कोई सरकार, अगर राज्य जो है ठीक से काम करना चाहती है, तो मूल अधिकार सामने आता है, और मूल अधिकार को सीमित करने की शक्ति अगर संसद को नहीं होगा तो यह भी गलत होगा, क्योंकि राज्य फिर ढंग से काम नहीं कर पाएगी। इसलिए मूल अधिकार को सीमित करने की शक्ति संसद के पास होनी चाहिए। तो गोलकनाथ मामला में जो शक्ति छीन ली गई थी वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि गोलकनाथ मामला में देखे थे कि वहां पर साफ कह दिया गया था कि अनुच्छेद जो है 368 अनुच्छेद 13 के अंदर आएगा, यानी कि संसद संविधान में संशोधन करके भी मौलिक अधिकार को सीमित नहीं कर सकती है। तो यहां पर जज लोग विचार कर रहे हैं कि गोलकनाथ मामला में जो संसद से शक्ति छीन ली गई है वो भी ठीक नहीं है, लेकिन उसको ये भी डर था, सुप्रीम कोर्ट के जज को ये भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि इंदिरा गांधी इस तरह का संविधान संशोधन न कर दे, इस तरह का कोई ऐसा उपाय ना कर दे कि संविधान का महत्व भी खत्म हो जाए, कुछ ऐसा फैसला ना कर दे कि संविधान ही खत्म कर दे। अब देखिए, अब यहां पर उन्होंने अमेरिका के कुछ सिद्धांतों का जो है अध्ययन किया। सुप्रीम कोर्ट के जज जो है अमेरिका के कुछ सिद्धांतों का उसका स्टडी किया, और यहां तक कि पाकिस्तान में 1963 में, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, 1963 में कार्नेलियस जो है पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे, वहां के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे कार्नेलियस। देखिएगा,
ये क्रिश्चियन थे। कार्नेलियस जो है क्रिश्चियन थे और ये भारत के रहने वाले थे और इलाहाबाद से इन्होंने पढ़ाई की थी। और जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो उस समय ये जो है लाहौर हाई कोर्ट में जज थे। कार्नेलियस जो है हाई कोर्ट इलाहाबाद लाहौर हाई कोर्ट में जज थे और बंटवारा के समय इन्होंने पाकिस्तान में रहना पसंद किया और वे पाकिस्तान के प्रथम क्रिश्चियन मुख्य न्यायाधीश हुए। और इन्होंने कार्नेलियस ने जो है 1963 में जो है कहा था कि संविधान के कुछ फंडामेंटल फीचर्स होते हैं, अतः इस फैसले में जो फैसला चल रहा है केशवन भारती का, तो इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत शानदार फैसला लिया और गजब का रास्ता निकाला सुप्रीम कोर्ट। देखिएगा यहां पर क्या करता है कि 24वां, 25वां, 26वां, 29वां संशोधन को सही मानता है। जो देख रहे हैं फैसला 7/6 से आया है, तो इसमें फैसला आया कि संसद द्वारा 24वां, 25वां, 26वां और 29वां जो संशोधन किया गया है उसको सही माना। तो गजब का रास्ता क्या निकाला। लेकिन क्या किया देखिएगा, कहा कि ये संविधान जो आप किए हैं इसमें हमें कोई समस्या नहीं है, संसद को शक्ति है, यानी कि गोलकनाथ मामला को खारिज कर दिया गया। और सज्जन सिंह और शंकरी प्रसाद का फैसला जो था, उस फैसला का मतलब था कि समान बहुमत से जो है मूल अधिकार को सीमित नहीं किया जाएगा, लेकिन संविधान में संशोधन करके मूल अधिकार को सीमित कर सकते हैं। इतना ही नहीं, साथ में यह भी कहा गया कि संसद के पास संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने का शक्ति है। यहां तक कि संसद संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिएगा इसमें जो हम बात की अभी कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट जो 7/6 से फैसला दे रहा है और सुप्रीम कोर्ट का तर्क है कि संविधान का 24वां, 25वां, 26वां, 29वां संशोधन सही है, यानी कि गोलकनाथ मामला को खारिज कर दिया गया और साथ ही शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के मामला को सही ठहराया गया। यहां पर जो लेकिन बात आया कि सारा कुछ सही है, लेकिन कहा गया कि संविधान में संशोधन की शक्ति संविधान को बनाने के बराबर नहीं है। आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं लेकिन संविधान को फिर से लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि संविधान को बनाने की शक्ति संविधान सभा के पास थी और ये संसद संविधान सभा नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा एक बात, लोग बात कर चुके हैं पहले भी, कि जिस समय हमारे देश में संविधान नहीं था तो उस समय संविधान सभा ही जो है वो संसद के रूप में काम करती थी। और संविधान सभा के ऐसे अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन जब संविधान सभा संसद के रूप में काम करती थी तो उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष जेबी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर हुआ करते थे। तो यहां पर जो तर्क दिया सुप्रीम कोर्ट कि संसद संविधान सभा नहीं है, अतः संसद जो है संविधान में संशोधन तो कर सकती है लेकिन संविधान को फिर से लिख नहीं सकती है, क्योंकि संसद संविधान सभा नहीं है, परंतु संविधान को पुनः लिख नहीं सकती है। ऐसा जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। देखिएगा तो कहा क्या गया, तो कहा गया कि संशोधन कीजिए संविधान के किसी भाग में, यहां तक कि आप प्रस्तावना में भी संशोधन कीजिए, लेकिन संविधान के मूल ढांचा को आप क्षति नहीं पहुंचाइएगा। संविधान के मूल ढांचा में आप संसद के बहुमत से भी आप मूल ढांचा में संशोधन नहीं कर सकते हैं, सरकार ने कहा।
ये कहां लिखा हुआ है? ये कहां लिखा हुआ है कि हम संविधान के मूल ढांचा क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि लिखा हुआ नहीं है, समझने की बात है ना? ये समझिए कि मूल ढांचा क्या है। तो बोला कि मूल ढांचा क्या है समझाइए। तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि अभी नहीं समझाएंगे, जब भी मौका आएगा हम समय समय पर हम आपको समझाएंगे कि मूल ढांचा क्या है। तो देखिएगा, हालांकि वहां पर मूल ढांचा के बारे में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट जो है स्पष्ट कर दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के माध्यम से संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, किंतु सुप्रीम कोर्ट हर ऐसे संशोधन को जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। आप कीजिए संशोधन, लेकिन उसका हम हर मामला को जुडिशियल रिव्यू करेंगे, ठीक है? और जुडिशियल रिव्यू के बाद जो है, अगर हमें लगता है कि ये संविधान के मूल ढांचा को क्षति पहुंचा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे खारिज कर देगा। अब सरकार पूछ रहा है कि भाई हमको समझाइए आखिर कि मूल ढांचा है क्या, मूल ढांचा है क्या, ये हमको समझाइए। तो सुप्रीम कोर्ट कहा कि लोकतंत्र मूल ढांचा है, आप लोकतंत्र को बर्बाद नहीं कर सकते हैं। डेमोक्रेसी जो है ये संविधान का मूल ढांचा है। बाद के दिनों में धर्मनिरपेक्षता को भी सुप्रीम कोर्ट मूल ढांचा के अंतर्गत बताया। धर्मनिरपेक्षता भी जो है मूल ढांचा के अंतर्गत आता है। अब इस बात से ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट जो है इंदिरा गांधी को खारिज कर दिया, ऐसा नहीं है। अगर यहां पर हम देखते हैं कि फैसला 7-6 से आया है, और इस 7-6 के फैसला से अगर हम लोग ये निर्णय ले लें कि सुप्रीम कोर्ट जो है इंदिरा गांधी को खारिज कर दिया, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इंदिरा गांधी द्वारा जो संविधान का 24वां, 25वां, 26वां और 29वां संशोधन किया गया, उसको सुप्रीम कोर्ट वैध ठहराया। एक मायने में यहां पर इंदिरा गांधी का जो है विजय है, क्योंकि गोलकनाथ मामला को खारिज कर दिया गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो हो ही गया। यहां पर देखिए, राजाओं का प्रीव्यू पर समाप्त करना था तो समाप्त हो ही गया। इंदिरा गांधी का हर मकसद पूरा हुआ है। इंदिरा गांधी के लिए एक अर्थ में सफलता है, परंतु यहां पर इंदिरा गांधी इस बात से ज्यादा खुश नहीं है। इंदिरा गांधी को इस बात से खुशी नहीं है। इसके बाद हमारे संविधान में कुछ ऐसी बातें हुई जो दुखद है और बहुत ही बुरी बात है। इस फैसला के बाद हमारे संविधान में बहुत दुखद घटना घटी और बहुत बुरी बात है। देखिएगा, 24 अप्रैल 1973 ये दिन जो है केशवानंद भारती मामला का फैसला आया है। और केशवानंद भारती मामला का फैसला जिस दिन आया है, उसी रात को यानी कि 25 अप्रैल को जो इस मामला का फैसला दिए थे, तो इस मामला के टाइम में सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे एस.एम. सिकरी, सर्वमित्र सिकरी। तो उसी रात को जो है एस.एम. सिकरी को जो है रिटायर होना है। तो आप लोग को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट की ऐसी टेंडेंसी दिखाई पड़ती है कि जब कोई जजेस जो है आखिरी महीना में होता है, तो उनको आखिरी बॉल पे छक्का मारने की आदत होती है ना? सबको होती है। अगर क्रिकेट से कोई खिलाड़ी संन्यास ले रहा होता है, तो उसे भी लगता है कि अंतिम मैच में सेंचुरी मारे, अंतिम मैच में हैट्रिक विकेट ले। तो स्कूल के बच्चे भी होते हैं, कोचिंग के बच्चे जब क्लास छोड़ते हैं, तो उनको भी लगता है कुछ ऐसा करके जाए ताकि लोग याद रखें, कुछ धमक बननी चाहिए, है ना? तो सुप्रीम कोर्ट के जजों के बीच इस तरह की टेंडेंसी दिखती है। जैसे देखिए, हाल ही में रंजन गोगोई साहब जो रिटायर हुए, आखिरी महीनों में ताबड़तोड़ फैसले किए, अयोध्या मामला को निपटाए। यहां पर देखिएगा, आरटीआई सुप्रीम कोर्ट पर लागू होगा या नहीं, आरटीआई सुप्रीम कोर्ट पर लागू होगा या नहीं, ये मामला को निपटाए। यहां तक कि उन्होंने सबरीमाला केस का रिव्यू लेकर आया। तो
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की टेंडेंसी है कि अपने आखिरी समय में एक से एक मामला को निपटाते हैं। तो रंजन गोगोई भी जो है, एस.एम. सीकरी साहब भी जो है ये मामला को निपटाए, केशवन भारती मामला को निपटाए। तो यहां देखिएगा, अब यहां पर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बारे में और मुख्य न्यायाधीशों के बारे में। तो देखिए अनुच्छेद 124 ये जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में, अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के नियुक्ति के संबंध में बतलाता है। परंतु सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी इसके बारे में कोई अनुच्छेद जो है नहीं लिखा हुआ है। परंतु सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बारे में कोई अनुच्छेद नहीं है, फिर भी परंपरा की बात करें तो सीनियर मोस्ट जजेस को मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने की परंपरा है। यहां पर एक समझिएगा, 1951 की घटना है, 1951 की घटना है। उस समय मुख्य न्यायाधीश जो थे एच.जे. कानिया मुख्य न्यायाधीश थे। चूंकि एच.जे. कानिया जब रिटायर हो रहे हैं तो उस समय दूसरे नंबर पर जो जज थे उनका नाम था पतंजलि शास्त्री। नाम क्या था? एच.जे. कानिया के बाद सेकंड नंबर पे थे पतंजलि शास्त्री। अब यहां पर देखिए, पतंजलि शास्त्री जो है वो जवाहरलाल नेहरू को पसंद नहीं है। जवाहरलाल नेहरू चाहते हैं कि पतंजलि शास्त्री मुख्य न्यायाधीश नहीं बने, और वे चाहते हैं कि बिजन कुमार मुखर्जिया को चाहते हैं कि वे CIG बने, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में एच.जे. कानिया के बाद पतंजलि शास्त्री ना बन के बिजन कुमार मुखर्जिया बने। और इसके लिए जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू एक प्रपोजल भेजते हैं बिजन कुमार मुखर्जिया के पास। जैसे ही बिजन कुमार मुखर्जिया के पास एक प्रपोजल पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस विचार करते हैं कि अगर एक बार हम मौका दे देते हैं इनको न्यायाधीशों की नियुक्ति के हस्तक्षेप में, तो ये हमेशा जो है परेशान करेंगे। इसलिए क्या होता है कि बिजन कुमार मुखर्जिया सहित जिनको प्रपोजल मिला है मुख्य न्यायाधीश बनने का, वे व्यक्ति भी, वे जज भी, और साथ में सभी के सभी न्यायाधीश जो है इस्तीफा भिजवाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास कि हम जो है नहीं रहेंगे जज, लाइए जहां से लाना है आप वहां से आप जज बनाइए, हम जो है अब जज भी नहीं रहे। तो अंत में नेहरू को जो है झुकना पड़ता है और फिर जो है पतंजलि शास्त्री जो है दूसरे मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के दूसरे मुख्य न्यायाधीश के समय भी ऐसा घटना घटा था, लेकिन फिर भी यहां पर बिजन कुमार मुखर्जिया जो है उनके साथ सभी जजों ने इस्तीफा दिया और उसके बाद पतंजलि शास्त्री को क्या बनाया गया? दूसरा मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। तो दूसरे नंबर पर पतंजलि शास्त्री बने। तीसरे नंबर पर जो है वो थे महाजन हुए। चौथे नंबर पर बिजन कुमार मुखर्जिया अपने आप आ गए। चौथे नंबर पर बिजन कुमार मुखर्जिया का नंबर अपने आप आ गया क्योंकि वे सीनियर मोस्ट जजेस हो चुके थे। तो यहां पर भी देखिएगा कि नेहरू के टाइम में भी जो है घटना घटा है। उसके बाद देखिए 1973 तक के इतिहास में भारत में एक अपवाद है, वो है जस्टिस जफर इमाम सीनियर मोस्ट जज होते हुए भी मुख्य न्यायाधीश नहीं बने थे। तो ये अपवाद क्यों है? क्योंकि इनका जो है तबियत खराब थी और ये लंबे छुट्टी पर जाने वाले थे, इसलिए जस्टिस जफर इमाम को मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया गया। लेकिन 1973 तक सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुख्य न्यायाधीश के रिटायर होने के बाद सीनियर मोस्ट जजेस मुख्य न्यायाधीश न बने। लेकिन वही घटना जो है इंदिरा गांधी की है, ऐसा काम किया है। जो आप देखिएगा केशवंत भारती के मामला में जो 7-6 से जो दिया गया, इसमें 7-6 में
तो 7 जो थे और 6 थे, तो 7 सरकार के विपक्ष में है और से 6 जो है सरकार के पक्ष में है। तो बाकी 7 इधर जो सरकार के विपक्ष में है, उसमें नंबर 1 पर तो एस.एम. सीकरी थे, सर्वमित्र सीकरी, और उनके बाद जो नंबर पे थे, जो सरकार के विपक्ष की बात के थे, उनका नाम था जे.एम. सेलेक्ट। उनको बनना चाहिए था मुख्य न्यायाधीश, लेकिन ये जो 6 अलग थे, ये 6 जो सरकार के पक्ष में दिए थे, उसमें थे ए.एन. रे। तो इस घटना के लिए आप इंतजार कीजिए अगली वीडियो का। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और आप जो है इस वीडियो को और इसके पहले वाले 2 वीडियो को और इसके बाद आने वाले एक वीडियो को 1-2 बार सुनिए, क्योंकि इससे संबंधित 50 क्वेश्चन का हम टेस्ट लेंगे।